नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव। हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं। और 11 बजे का समय वो समय होता है जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सरकार का हर हलचल, सियासत का हर दाव और देश भर की वो हर खबर जिस पर है हमारी पैनी नजर। यह है 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर। और आज जिन खबरों को हम प्रमुखता से लेंगे वो है झारखंड में छात्र आंदोलन में अब नई रणनीति देखती हुई नजर आ रही है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनावों से जुड़ी हुई जो सुगबुगाहट है वो अब तेज हो गई है। और खेल और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें भी होने वाली हैं। चलिए 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। झारखंड में थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से छात्र शुरू करेंगे भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। सुप्रीम कोर्ट में भी जेपीएससी में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई। कर्नाटक में मंत्री बी नागेंद्र की इस्तीफे की मांग तेज। बीजेपी ने बेंगलुरु में दिया धरना। नागेंद्र के खिलाफ वाल्मीकि घोटाले के आरोप। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की सुगबुगाहट। सीईसी ज्ञानेश कुमार जेन जी से करेंगे मुलाकात। कहा यूपी के वोटर्स को संदेश देने आए। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े आर्थिक जंग की तैयारी में अमेरिका। आज होगा प्रतिबंधों का ऐलान। ईरान ने कहा झुकने को तैयार नहीं। और कोलंबो टेस्ट में पहली पारी पे भारत बड़े स्कोर की ओर। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल क्रीज पर मौजूद। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। और 11 बजे लाइव हर खबर में सबसे बड़ी खबर आज झारखंड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन का आज एक नया रूप देखने को मिलेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के गांव से नया आंदोलन आज से शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ देर में भर्ती सुधार यात्रा 24 जिले और में निकाली जा रही है और 24 उद्देश्यों के साथ। हेमंत सोरेन की अब मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब हेमंत सोरेन चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत कहा जा रहा है कि 11 बजे से शुरू हो रही है और झारखंड के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। और ये पूरी यात्रा इसको लेकर होगी कि जिस तरीके से पेपर लीक से जुड़ी अनियमितताएं और भर्ती घोटाले पिछले कई सालों से झारखंड के छात्र कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उसको लेकर अब ये यात्रा निकाली जा रही है। भर्ती सुधार यात्रा है। रामगढ़ से रांची तक आज से अभियान की शुरुआत हो रही है। छात्रों की आज से ये भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा यानी कि भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उसको लेकर अब से कुछ ही देर में भर्ती सुधार यात्रा निकाली जाएगी। और झारखंड के लगभग हर जिले में ये यात्रा निकाली जाएगी। छात्रों की तरफ से ये नया आंदोलन शुरू हो रहा है और झारखंड में आज छात्र आंदोलन का ये नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मसला अब दिशोम गुरु कहलाने वाले शिबू सोरेन के गांव से जुड़ गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के ऐलान के मुताबिक आज से झारखंड के सभी 24 जिलों में 24 संकल्प के साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा पूरी तरह से आपको बता दें कि संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। महतो का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि का इस अभियान से कोई भी संबंध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज से एक और चुनौती शुरू हो रही है। आज से रामगढ़ जिला के नेमरा स्थित लुकैया टाण दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो पैतृक गांव है से छात्र इस भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यानी छात्रों की हुंकार एक बार और तेज हो गई है और ये आक्रोश अब थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यव्यापी आंदोलन है जो अब से कुछ देर में शुरू हो रहा है झारखंड के हर जिले में। आइए आपको सुनवाते देवेंद्र नाथ महतो का यहाँ क्या कुछ कहना है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी।
तो झारखंड पुलिस इस समय अलर्ट मोड पे है, एक्शन मोड में है और आपको बता दें कि अब से कुछ देर में भर्ती सुधार यात्रा झारखंड के हर जिले में दिखेगी और छात्र इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा से झारखंड में छात्र अपने मांगों को लेकर अड़िग हैं और हेमंत सोरेन से लगातार मांगे कर रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा में अनियमितताएं देखने को मिली हैं और साथ ही साथ पेपर लीक में भी जो सुधार होने चाहिए उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार से लगातार यह मांग की जा रही है। लेकिन अब ये भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत हो रही है, यानी आंदोलन को एक नया रूप यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझाते हैं इस पूरी भर्ती परीक्षा और भर्ती घोटाले के बारे में और ये कहाँ से जो यात्रा है वो निकलेगी। ये देखिए, ये आप पूरा रूट देख रहे हैं कि रामगढ़ से होते हुए हजारीबाग, चतरा, फिर कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और फिर होते हुए जामताड़ा, धनबाद और उसके बाद बोकारो और यहाँ से पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा और उसके बाद गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ कवर किया जा रहा है छात्र आंदोलन जो है से लेके ये रांची, यानी कि ये पूरा मैप आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 24 जिले और 24 संकल्प के साथ अब इस छात्र आंदोलन में एक नई गति देखने को मिल रही है, एक नई रणनीति यहाँ से तैयार होती हुई नजर आ रही है। ये 24 जिलों के सभी छात्र, उनके अभिभावक ये मांग करेंगे हेमंत सोरेन सरकार से कि जो मांगे अधूरी रह गई हैं या हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से परीक्षाओं को रद्द किया उसके बाद जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उसमें फिर से जो सफल अभ्यर्थी थे वो नौकरी पर वापस आ गए, यानी कि ये जो छात्रों की मांग थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। ये जो साथ में आप मेरा मैप देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अब झारखंड के हर जिले को साथ लेकर चलना है। ये राज्यव्यापी आंदोलन बन चुका है और देवेंद्रनाथ महतो ने पहले ही कहा था कि आंदोलन थमने नहीं वाला है, ये जन आंदोलन में बदल जाएगा। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 10 अगस्त का वो दिन जब विधानसभा मार्च के लिए ये पूरे छात्र निकले थे तो एक बड़ा जन समूह देखने को मिला था, लाखों की तादाद में छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि अब जो ये भर्ती सुधार यात्रा है जिसमें 24 जिले, 24 संकल्प है, लेकिन आवाज एक है और आवाज अड़िग है। अब छात्रों की हुकार ये है कि 24 जिलों के साथ 24 संकल्प लेकर ये छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से इस भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत हो रही है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का ये पैतृक गांव है और हेमंत सोरेन के पिता और वो जिस सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े थे कहीं ना कहीं ये छात्र भी उसी आवाज को मुखर करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जो कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे, फिर संवाद के साथ जब सरकार ने मांगे पूरी कर ली थी तो देवेंद्रनाथ महतो ने अपने भूख हड़ताल खत्म की थी। जेपीएससी, जेएसएससी में जो भी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, भर्ती परीक्षा हो या भर्तियों में घोटाले हो, उसको लेकर ये छात्र अपनी मांगों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इधर सियासत भी गर्म है क्योंकि भाजपा विपक्ष में है इस समय झारखंड में और वो भी लगातार हमलावर है हेमंत सोरेन सरकार पे। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, 25 अगस्त की बात की जाए यानी कि कल की तो कैबिनेट की एक बैठक भी है और यहाँ सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब भर्ती सुधार यात्रा यहाँ 24 जिलों और 24 संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। 11 बजे का वो समय था, किस तरीके से अब क्या इस यात्रा की शुरुआत हो गई है? देखिए, ये शुरुआत हेमंत सोरेन के गांव निमरा से शुरुआत होने वाली है। अभी भीड़ इकट्ठा हो रही है, अभी यात्रा वहां शुरू नहीं हुई। हमारे जो वहाँ पे निमरा में संवाददाता है वो बता रहे थे कि अभी वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी देर में तस्वीरें आने शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से इसकी शुरुआत की जाएगी, बाकायदा जो झारखंड का ट्रेडिशनल तरीका है, पाहन पूजा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इस यात्रा की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए जो हेमंत सोरेन के गांव से ये यात्रा की शुरुआत होगी तो एक तरीके से सरकार के खिलाफ उनके गांव से यात्रा की शुरुआत हो रही है। और ये जो उल गुलान की शुरुआत देवेंद्रनाथ महतो आज यहाँ से कर रहे हैं, ये यात्रा सभी वहां से निकलेगी, उसके बाद हजारीबाग, रामगढ़, उसके बाद चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और उसके बाद वो संथाल होते हुए कोल्हान पहुंचेगी और फिर रांची की ओर आएगी। तो ये तमाम 24 जिलों में और जो भी छात्र जो पिछले कुछ दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं से एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं, वो तमाम छात्र इस जो यात्रा है उसमें शामिल होंगे और उनके जो ग्रीवांसेज है वो रखेंगे और बाकायदा एक उसके लिए एक
इन लोगों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि जितने भी शिकायतें आएंगी सबको बकायदा लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी और लाकर उसके बाद सीएम आवास में वो दिया जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है और सरकार को घेरने की है अगली रणनीति। पहली रणनीति कहता था, आपने देखा था कि किस तरीके तक 15-25 दिनों तक ये आंदोलन चला था। कई छात्रों ने और छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल किया था और उसका ये असर हुआ था कि मुख्यमंत्री को अंततः जो तमाम परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई थी उनको या तो रद्द करना पड़ा था या फिर उनमें सीआईडी की जांच करानी पड़ी थी और कुछ परीक्षाएं जो आने वाले दिनों में होने वाली थी उसको होल्ड पर किया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें हुई थी दवा। लेकिन उसके बाद जो 2 दिनों तक पुलिस की कार्रवाई, 24 संकल्प, इसमें कौन कौन से वो संकल्प प्रमुख है जिसको लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने अब ये नई मुहिम शुरू की है? देखिए, जो संकल्प की बात होती है वो सबसे पहला संकल्प ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे जो कॉलेजेस में भी परीक्षाएं होती है, वहां पेपर लीक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प ये है कि युवाओं के साथ छलावा नहीं होना चाहिए। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है और जो पूरे सिस्टम में एक दीमक लग गया है, भ्रष्टाचार का जो दीमक है, उसके खिलाफ सरकार को खड़ा होना होगा और चीजों को खत्म करना होगा। युवाओं की आवाज को सुनना पड़ेगा। फिर एक टाइम फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो परीक्षाएं हैं, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसको कितने दिनों में पूरा करना है। कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं जहां की बैकलॉग की स्थिति पैदा हो गई है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है। तो ये इस तरह की तमाम जो कह सकते हैं कि अनियमितताएं दिख रही है झारखंड में, परीक्षाओं में हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में हो, वो तमाम तरह की संकल्प के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी और उसके बाद उस यात्रा के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर खुलकर मुखर है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी 2 दिन पहले किस तरीके से पुतला दहन किया मुख्यमंत्री का, और सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो छात्रों के आक्रोश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अब सड़कों पर उतरने की बात कर रही है और वो कह रही है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक अपनी बात पहुंचाएगी। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता दिवाकर हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से झारखंड छात्र आंदोलन में अपना नया मोड़ आया है और यहाँ 24 जिले और 24 संकल्प के साथ अब ये छात्र आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खबर है वो कर्नाटक से जुड़ी हुई और कर्नाटक से जुड़ी है बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में करीब 90 करोड़ के कथित घोटाले में मंत्री नागेंद्र फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और खोलते ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर डाली है। आपको बता दें कि नागेंद्र ने साल 2024 में घोटाला सामने आने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने जुलाई 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन 2026 में उन्हें फिर कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर उनसे इस्तीफे की मांग करी और लगातार ये मांग कर रहे हैं। अगस्त 2026 यानी इस महीने की बात कर लेते हैं तो विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई भी इसी मुद्दे पर बाधित की। तो आपको बता दें कि बी नागेंद्र से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां 90 करोड़ के वाल्मीकि घोटाले में बी नागेंद्र एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब से बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में लिया गया है, भाजपा सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विधान परिषद के विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी है। आइए उनसे ये पूछते हैं। सर, पहले ये बात है कि जब से सदन प्रारंभ हुआ है आप लोग नागेंद्र की मंत्रिमंडल के लेने के विचार को लेकर विरोध करते हुए आए हैं। आज आप यहाँ पे धरनी करने वाले, आपको लगता है कि क्या सरकार आपकी मांग को पूरी कर पाएगी, मतलब आपकी मांग को वो ले पाएगी क्या? वो मान करते नहीं, ये बात अलग होता है। हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, प्लीज इनको हटा दो, प्लीज इनको निकाल दो। ये प्लीज नहीं है, आप चोर है। ये चोर को मंत्रिमंडल में रख के और थोड़ा चोरी ज्यादा होगा। ये चोर को छोड़ दो, अच्छे लोगों को रखो। ये कांग्रेस सरकार चोरी सरकार है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। उसके वास्ते नागेंद्र को निकालने तक हमारा ये चलते रहे। आप तो आरोपों की सिलसिला कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके समर्थन में, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, कुमारस्वामी भी बेल के ऊपर ही बाहर है। तो एक तरफ सरकार की समर्थन, आपको लगता है कि कुछ आपका ये जो प्रोटेस्ट है सफल हो पाएगा? ये समर्थन गलत है। ये क्रिमिनल केस में लगा हुआ है। ये क्रिमिनल
केस अभी क्लीन चिट नहीं मिला, उसके बाद से ये लेने से ये धोखा होगा। हम करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो ये था विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी की बात। विद कैमरा पर्सन कादर के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नागेंद्र का आखिरकार कनेक्शन क्या है। आइए तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको पूरा ये मामला बताते हैं। सीबीआई चार्जशीट में नागेंद्र का नाम साफ तौर पर सामने आया था और उसके बाद हमने देखा कि सीबीआई की 2026 की चार्जशीट में नागेंद्र समेत 30 लोगों का नाम शामिल था। 1.20 करोड़ यानी कि करीब 1.25 करोड़ का अवैध रकम मिलने का ये आरोप है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो अवैध रकम है वो और उसको डाइवर्ट किए जाने के साथ पैसे की खरीदी की गई। एक गाड़ी को उनके लाभ से जोड़ा गया है, साथ ही सहयोगी ने खाते में रकम ट्रांसफर की। ये भी नागेंद्र पर बड़े आरोप लगाए हुए हैं और ये जांच एजेंसी के आरोप है। अदालत का अंतिम अभी निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन बी नागेंद्र के यहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ अगर आज देखें हम तो आज बीजेपी और जेडीएस मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी ने कहा कि बी नागेंद्र चोर है और ये चोरों की सरकार है और जिसने फिर से उनको बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ऐसे में बी नागेंद्र की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ ज्योति भी बेंगलुरु से जुड़ गई हैं। ज्योति का रुख करते हैं और यहाँ ज्योति से पूछते हैं पूरा मामला। ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से जुड़ा जो मामला है जिसमें बी नागेंद्र लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सीबीआई की चार्जशीट भी सामने आई थी, आखिरकार ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से जुड़ा मामला है क्या और कितनी वित्तीय अनियमितताएं इसमें सामने आई हैं? भावना जी, जब सिद्धरामैया जी की सरकार था उस वक्त बी नागेंद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि वाल्मीकि निगम की जो 189 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें नागेंद्र की हाथ है। ऐसे कहकर सीबीआई और ईडी के चार्जशीट में उनका नाम है, लेकिन फिलहाल एसआईटी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, नाम छोड़ दिया गया है। तो उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप हुआ था उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन जो डीके शिव कुमार की सरकार हुआ लगा था कि उनको नहीं लेंगे। डीके शिव कुमार की सरकार में उनको फिर से लिया गया। उस दिन से लेकर आज तक भाजपा विरोध कर रहे हैं। आज मैं फ्रीडम पार्क में खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब भाजपा नेता और कार्यकर्ता जो है यहाँ पे धरनी कर रहे हैं। वो नागेंद्र को और सरकार को चोर सरकार और चोर कह रहे हैं। आज वो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, नारा भी लगा रहे हैं, नागेंद्र को चोर चोर कहकर कह रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की जमा हुए हैं, कार्यकर्ता है और भाजपा की यही मांग है कि जब तक सत्र चलेगी हम इस विचार को नहीं छोड़ेंगे, आगे भी इस विचार को लेकर जाएंगे। तो आज यहाँ पे फ्रीडम पार्क में ये धरनी कर रहे थे और विधानसभा घेराव के लिए भी जा रहे थे। पुलिस उन लोगों को अभी हिरासत में ले चुके हैं। तो इनका यही मांग है, जब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सदन में ही इन्होंने कह चुके थे कि 87 करोड़ का घोटाला हुआ है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ही इसको मान चुके हैं तो फिर उनको मंत्रिमंडल में क्यों लिया गया? एक कलंकित मंत्री जब तक मंत्रिमंडल में रहेंगे हम सदन को चलाने नहीं देंगे। तो अभी एक हफ्ता हुआ यही विचार चर्चा हो रहा है, जब तक आप नागेंद्र को सदन से नहीं छोड़ेंगे हम ये जो प्रतिभटन है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरनी कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो आज बीजेपी 3 जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे विधानसभा में सत्र चल रहा है। विकास सौदा में तोड़े भाजपा की नायक और यहाँ पे फ्रीडम पार्क में भाजपा की नायक और कार्यकर्ता यही नारा लगा रहे हैं कि चोर की सरकार है, चोर की हिफाजत के लिए सरकार आ रहा है। तो यहाँ पे भाजपा कहते हैं कि उनका इस्तीफा होना ही चाहिए। दूसरी तरफ अभी सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की मांग भी की है राज्यपाल जी से। अगर राज्यपाल जी प्रोसिक्यूशन को अनुमति देते हैं तो नागेंद्र को बहुत संकट है, क्योंकि उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इतना आरोप है कि सिलसिले के बाद भी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सब नागेंद्र की समर्थन में आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कहते हैं कि मैं भी बेल के ऊपर बाहर हूँ, कुमारस्वामी बेल के ऊपर बाहर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यायालय में अभी तक ये नहीं कहा है कि नागेंद्र दोषी है, न्यायालय ये भी नहीं कहा है कि वो निर्दोषी है, फिर भी मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई है उनके समर्थन में आए हैं। तो ये जो घोटाला है बहुत बैंक में ये यहाँ पे जो रकम है वो ट्रांसफर हो चुका है।
तो इसी विचार को लेकर जो मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, फिर उनको लेने की क्या वजह हो सकती है? तो भाजपा ये गंभीर आरोप कर रहे हैं कि शायद नागेंद्र हाईकमांड से लेकर कांग्रेस की लीडर्स को ब्लैकमेल कर चुके होंगे। मेरे साथ साथ जो भी है, जो बड़े नाम है इस घोटाले में, मैं उनका नाम को रिवील कर दूंगा। तो इसी सिलसिले में ज्योति, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना हाई कमान की इजाजत के बिना आपको फिर से तो मंत्रिमंडल में रखा नहीं जाएगा। हाई कमान से इजाजत आई होगी, हरी झंडी आई होगी, ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी तो बी नागेंद्र को वापस मंत्रिमंडल में रखा गया। नहीं तो इतना बड़ा हाई रिस्क कौन लेगा जब सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम है। ईडी का शिकंजा उस पर कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यायालय की सुनवाई में अभी उनको दोषी नहीं पाया गया है। ईडी की बात करें तो वहां पर शिकंजा कस रहा है, एसआईटी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तो हाईकमान के इशारे पर ही हो रहा है ना। डेफिनेटली क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ पे खींचतान हो रहा था, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है उनको जो कैबिनेट में लिया गया है, मंत्रिमंडल में लिया गया है, जैसे आपने कहा हाईकमांड के इशारे से ही हुआ है। क्योंकि जैसे भाजपा ने गंभीर आरोप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नागेंद्र हाईकमांड से लेकर जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल कर चुके हैं। आपके साथ साथ कोई मतलब ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, नागेंद्र मतलब ये जो फिनांस डिपार्टमेंट है पहले सिद्धरामैया जी के नीचे आता था, तो सिद्धरामैया जी के इशारे के बिना ये जो रकम जो वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो भाजपा कहते हैं कि गंभीर आरोप कर रहे हैं कि नागेंद्र ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस घोटाले में किसी दूसरे का नाम हो तो वो भी मैं रिवील कर दूंगा। तो इस विचार में कांग्रेस हाईकमांड भी कहीं ना कहीं उनका भी इशारा है। लेकिन अभी पता नहीं, अगर राज्यपाल जी सीबीआई के प्रोसिक्यूशन की मांग को अगर उन्होंने अनुमति दी तो नागेंद्र को बहुत संकट है। वो अभी भी सत्र में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए भाजपा मुझे टारगेट कर रहे हैं, जेडीएस मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ये कहते हैं हम दलित हैं, दलित की कोटा, दलित की ट्रम्प कार्ड मत निकालिए। आप दलित मत कहिए। बिल्कुल, तो यह साफ तौर पर बी नागेंद्र अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैं दलित हूं और भाजपा मुझ पर टारगेट कर रही है। लेकिन अगर इस घोटाले को पूरा देखें तो ये भी एसटी के कल्याण के लिए ही ये पूरा घोटाला कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये भी उन्हीं लोगों के लिए था। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बी नागेंद्र यहाँ एक कार्ड खेलते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर भाजपा का जो दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि बी नागेंद्र एक बार फिर झुकते हैं या नहीं, ये सरकार क्या सुनवाई करती है या नहीं आगे। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे पंजाब में सियासी घमासान की। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में आप सभी का स्वागत। खबर पंजाब से है। पंजाब में कर्मचारियों और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज में रविवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली, लंबित महंगाई भत्ते यानी कि डीए की किश्तें जारी करने और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारी और शिक्षक सतौज पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यह आक्रोश नजर आ रहा है। पंजाब में कर्मचारियों में यह आक्रोश, जहां झंडे लेकर
ये गुस्सा कहीं ना कहीं भड़क गया और बैरिकेडिंग तोड़ने की यहाँ कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आप पर चुनावी वादे पूरा नहीं करने का यहाँ आरोप लगाया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले ओपीएस बहाली और कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों को हल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। साथ ही कर्मचारियों ने 27 अगस्त को प्रस्तावित पंजाब बंद को सफल बनाने की अपील भी की है। तो प्रदर्शनकारियों का यहां कहना है कि चुनाव में जो वायदे किए गए थे आपके, वो वायदे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं और अब ये जो आक्रोश कर्मचारियों का आया है उसको लेकर अब ये आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि मान सरकार पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल जब प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया, तो पंजाब पुलिस ने उन पर एक्शन लिया। और आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यहाँ राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहाँ फूटता हुआ नजर आ रहा है। जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, फिर चाहे वो ओपीएस को लेकर हो, डीए को लेकर हो, या जो भी किस्तें पूरी करनी थी वो पूरी नहीं की गई। हमारे संवाददाता गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं जालंधर से। गुरमीत, यहाँ बहुत गुस्सा है, राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि जब चुनाव आने होते हैं तब तो सभी वायदे करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो चेहरा सामने आया राज्य सरकार का, वो अब सब देख रहे हैं। कर्मचारियों की जो मुसीबतें हैं वो थमी नहीं है, फिर चाहे वो डीए को लेकर हो या फिर ओपीएस को लेकर। अब ये पूरा आंदोलन कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक भावना जो कर्मचारी है वो चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे या अलग अलग जगहों में मंत्रियों का घेराव कर रहे थे, और इस बार उन्होंने जो रणनीति अपनाई है वो मुख्यमंत्री के पैतृक गांव को घेरने की, उनके गांव में प्रदर्शन करने की अपनाई थी। अब रविवार को ये सारे कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे गांव को घेरा हुआ था, बैरिकेडिंग की हुई थी, मगर इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी बैरिकेड तोड़कर गांव के अंदर दाखिल हुए, और जिन कर्मचारियों को पुलिस ने दाखिल नहीं होने दिया वो खेतों के रास्ते से जो है गांव के अंदर दाखिल हुए। करना कुछ नहीं था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, मगर एक मैसेज था कि हम सरकार से नाराज हैं, हम मुख्यमंत्री से नाराज हैं, वो देने की कोशिश की गई। और इसके साथ ही इन कर्मचारियों का जो हल्ला बोल था वो यहाँ पर खत्म नहीं होना था। ये लगातार प्रदर्शन करना चाहते थे। वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि 27 तारीख को हम आपकी मीटिंग करवाएंगे सरकार के साथ, आप चिंता ना कीजिए, आप कृपया करके अभी अपना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। तो वो किसी तरह से कर्मचारियों को शांत कराया गया और वो वापस गए, और अब 27 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 27 तारीख को पंजाब बंद है। मगर इन कर्मचारियों की कुछ बेसिक मांगे हैं। एक तो है ओपीएस, जो कि इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उस समय बड़ा बार वोकल होकर मुख्यमंत्री और उनके जो लीडर हैं वो लगातार कह रहे थे कि हम ओपीएस को पंजाब में लागू कर देंगे। तो अभी तक 4.5 साल बीत चुके हैं, चुनाव को 4-5 महीने बाकी बचे हैं, सरकार शांत है। तो इनका ये मोडस ऑपरेंडाई है कि किसी तरह से सरकार पर दबाव डालकर पंजाब में ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाया जाए। नंबर 2, डीए की जो मांग है, 18% पेंडिंग डीए लागू करने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं, और इसके साथ ही हाईकोर्ट में तो ये मामला पहुंच ही चुका है। हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष दे चुकी है कि हम लिक्विडेशन प्लान के तहत जो है डीए को लागू कर सकते हैं, मगर हाईकोर्ट ने नहीं माना। अब इन कर्मचारियों का यह कहना है कि कंटेम्प्ट पिटीशन ऑलरेडी हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। एक तो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, दूसरा सरकार की नीयत जो है वो होनी चाहिए डीए देने की, और जो कि अभी तक लग नहीं रही है। तीसरी डिमांड है एरियर की, जो भी डीए का एरियर, क्योंकि 2016 से रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन सरकार के द्वारा साल 2021 में लिया गया था। 2016 से सेंट्रल के डीए रूल्स जो है उनके अकॉर्डिंगली पंजाब में पे स्केल डीए देने की बात जो है की गई थी, वही फैसला लिया गया था। तो 10 साल का ये जो एरियर है वो देने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। और यहाँ पर आप ये लगा लीजिए कि 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का बोझ डीए का माना जा रहा है, और यदि एरियर भी दिया जाएगा तो ये बोझ तकरीबन पंजाब सरकार पर 25,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसको लेकर अभी तक पंजाब सरकार कोई फैसला ना ले सकी है, और इसके साथ ही हाईकोर्ट में भी लगातार सीधे जवाब देने से बच रही है। चौथी इनकी मांग ये थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स पर अलग अलग विभागों में, निगमों में, बोर्डों में भर्ती किए गए हैं, उन्हें पक्का किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। और सरकार पर यही मांग जो है, यही दबाव डाला जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बारे
बारे में अगले 2 महीने में, 1 महीने में डिसीजन लिया जाए। 5वीं मांग इनकी है कि पंजाब में जो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन में तनख्वाहें बहुत कम मिलती है कर्मचारियों को, और प्रोबेशन का जो काल है वो भी 2 साल 3 साल है। तो आप ये लगाइए, एक पीसीएस अधिकारी जब एसडीएम के पद पर भर्ती होगा तो उसे भी 13, 14, 15 हजार रुपए की जो पर्क्स है वो मिलेंगी। तो इनका ये कहना है कि या तो प्रोबेशन के समय को घटाया जाए या फिर प्रोबेशन को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान चुनाव पास है, सियासत गर्म है और आप सरकार की मुश्किलें हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की कई मामलों में भ्रष्टाचार सामने आता हुआ नजर आ रहा है। भगवंत मान की पत्नी फंसती हुई नजर आ रही है और अब कर्मचारियों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम आपकी बात करें तो क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया निकलती हुई नजर आ रही है? क्या इन कर्मचारियों की सुनवाई राज्य सरकार करेगी या नहीं? राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है? राज्य सरकार का यह कहना है कि 27 तारीख को इन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। बल्कि यही नहीं, जो कर्मचारी नहीं भी आए हैं, जो लगातार डीए की मांग कर रहे हैं और भी अपनी अलग अलग मांगे कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए या अलग अलग विभागों में भर्तियां खोली जाए, तो उन सभी के साथ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ 27 तारीख को मीटिंग करने की बात सरकार की ओर से की गई है। मगर आप ये लगाइए कि 27 तारीख को ही, 27 अगस्त को ही कर्मचारियों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है और ये कहा है कि सरकार के साथ एक तरफ बातचीत होगी और दूसरी तरफ पूरे पंजाब को बंद किया जाएगा। और यहां पर भी जो मुख्यमंत्री गांव में जो कर्मचारी पहुंचे थे, उन्होंने सभी गांव वासियों से भी अपील की कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जहां तक हमारा मैसेज जा रहा है, वो सभी लोग पंजाब बंद को 27 तारीख को सफल बनाए। तो यहां पर एक मैसेज कड़ा है कि कर्मचारी अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, सरकार को सीधे तौर पर कोई जवाब देते बन नहीं रहा है। तो अभी स्थिति यह बनी हुई है कि सरकार हाईकोर्ट में भी फंसी हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, अगर राज्य के कर्मचारियों की बात करें जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहे, अगर उनकी संख्या के बारे में बात करें, कितनी संख्या होगी इन कर्मचारियों की जिनके कहीं ना कहीं अधिकार नहीं मिले हैं, उनका हक नहीं मिला है, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं? देखिए, ये संख्या तो हजारों में है और आप ये लगाइए कि ये सिर्फ कर्मचारियों की संख्या नहीं है, क्योंकि जो सरकार का मल्टीप्लिकेशन रूल होता है उसके तहत अंदाजा ये लगाया जाता है कि यदि एक कर्मचारी है तो उसके पीछे 4 या 5 जीव ऐसे होंगे जो उस पर निर्भर करते हैं। तो ये जनसंख्या एज अ होल बहुत बड़ी है, जो कि इन डिसीजंस के ऊपर निर्भर करती है। यदि सरकार डीए को लेकर फैसला करती है तो उसमें 1 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में माना जा रहा है कि 20 से 30 लाख कम से कम हो सकता है जो लोग वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। तो सरकार अभी सीधे तौर पर तो डीए पर ही फैसला नहीं ले पा रही है। इसके साथ ही ये जो ओपीएस है, ओपीएस पर तो सरकार ने अभी तक कोई मुंह ही नहीं खोला है। बार बार सरकार को जो ये कर्मचारी सवाल कर रहे हैं तो सरकार सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। और डीए को लेकर तो पहले सिंगल बेंच में मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून तक आप डीए दे दीजिए। 30 जून तक कोई डीए नहीं दिया गया। फिर मामला डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने कहा कि आप 15 दिनों के अंदर दीजिए, यानी 17 से 18 अगस्त तक दीजिए। वो भी नहीं दिया गया। सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि विदाउट द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वादा किया था, निभाना तो पड़ेगा, और अगर निभाया नहीं तो जनता ने जनादेश देकर आपको चुना जरूर था तब, लेकिन अब वही जनता जनार्दन है जिसके सामने आप खड़े होंगे और किस मुंह के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जो वायदे आपने किए थे कहीं ना कहीं उनको आप निभा नहीं पाए। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे सामने निकल कर आता है। लेकिन यह जरूर है कि अब 27 अगस्त का वो समय है जब पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और पंजाब सरकार चाह रही कि संवाद के जरिए कुछ निष्कर्ष जरूर निकाला जा सके। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पंजाब में चुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने और उसको लेकर अब सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंच गया है और इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहने वाला है। प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने वाले हैं। दौरे की शुरुआत लखनऊ के कॉलवेन तालुकेदार्स कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होगी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ELC और ECI नेट से जुड़े सम्मेलन 3 चरणों में लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ चरण में 20 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं।
निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी कि ईएलसी के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 बीएलओ से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर अब पूरी तैयारियां अगर चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से देखें तो अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सीईसी ज्ञानेश कुमार 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं और वहां पर जेनजी से उनकी मुलाकात होने वाली है। पहली बार जो वोट करेंगे मतदाता उनसे वे मुलाकात करेंगे और जो इलेक्शन लिटरेसी कार्यक्रम है उसके जरिए कहीं ना कहीं जागरूकता यहाँ फैलाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ भी यही 2 दिन का कार्यक्रम उनका बहुत व्यस्त रहने वाला है। और क्या कुछ रहने वाला है, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए विकास सिंह है लखनऊ से, वहीं ऋषि है दिल्ली से। विकास से सबसे पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। विकास, 2 दिन बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम ज्ञानेश कुमार का रहने वाला है, खासकर जेनजी से मुलाकात। पहली बार जो मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष और उत्तर प्रदेश में प्रभावी तरीके से चुनाव हो, उसको लेकर अब तैयारियां जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है उनका, चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जब मुख्य चुनाव आयुक्त यहां पर आएंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, स्कूल के छात्रों से बात करेंगे, इसके बाद जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उनके छात्र छात्राओं से बात करेंगे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को वो समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी जरूरी होती है ये, और जो आम युवा है उसको ये भी बताएंगे कि वोट का मूल्य क्या होता है। आपको अपने मूल्य के बारे में जानना चाहिए, वोट के अधिकार के बारे में, और आप स्वयं तो उसका मूल्य जाने ही जाने और लोगों को भी बताएं, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी या पूरे देश में हुई थी, तो तमाम सारे कुछ ऐसे राजनीतिक दल या कुछ ऐसे लोग थे प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे, लेकिन उसकी कितनी बड़ी जरूरत थी यह तो हकीकत से अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने जो पिछले चुनाव में देखा, चाहे बिहार में देखा, चाहे बंगाल में देखा, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आया, ये एक सबसे बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिलता था, जब चुनाव होते थे तो वहां पर बूथ पर तमाम सारे लोग परेशान रहते थे, मेरा नाम नहीं है, मेरी जगह किसी का गलत नाम पड़ गया है। ये तमाम सारी समस्याएं थी जो दशकों से प्रदेश झेल रहा था। इसके बाद एसआईआर का काम होता है, मतदाता पुनरीक्षण का काम, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नाम हटते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जो वहां से स्थायी रूप से या तो अपनी जगह से चले गए थे या मृत हो गए थे। इन तमाम सारे नामों को हटाया गया, मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन सारी प्रक्रियाओं पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। आज युवाओं से जब संवाद होगा तो उस सारी प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाएगा, कितनी पारदर्शी है ये प्रक्रिया, लोकतंत्र में चुनाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये जो युवा जानेंगे। और युवाओं से भी उनके मन की बात जानी जाएगी कि तमाम सारी जब मन में शंका है या उनको किसी प्रश्न या किसी प्रक्रिया के बारे में जानना है तो वह अभी पूछ सकते हैं अधिकारियों से कि इस प्रक्रिया के बारे में क्या चीज है। तो ये बहुत ही बेहद ही खास महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बहुत सार्थक ये संवाद होने वाला है, कई बीएलओ से भी मुलाकात करने वाले हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये 2 दिन का कार्यक्रम रहता है सीईसी का, और अपने डेलीगेशन के साथ वे पहुंचे। ऋषि भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है और अगर इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंचती है तो सुगबुगाहट तेज हो जाती है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। अब औपचारिक घोषणा कभी भी हो, लेकिन ये तो जरूर है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं वे बेहद ही खास होने वाले हैं और सीईसी अब वहां पहुंच चुके हैं। और पूरे देश के लिए कौतूहल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से चुनाव आयोग, जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव होने से 6 महीने पहले
उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। कानून उन्हें इस बात का अधिकार देता है कि वो उस प्रोसेस को शुरू कर दे जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची और वोटिंग को सीधे सीधे फ्री एंड फेयर कराया जा सके। जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर की इस विजिट को देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है और एक मायनों में थोड़ी सी नई भी है, क्योंकि एक नए प्रयोग के तौर पर चुनाव आयोग की टीम अब युवाओं से सीधा संवाद कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ के और जो प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं, तो जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, अब चुनाव आयोग वहाँ पर सीधे दखल देने की प्रयास में है, क्योंकि चुनाव आयोग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो देश का जो भविष्य है, जो युवा है और जो शिक्षकगण हैं, वो लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं और एक लोकतंत्र के जिसे कह सकते हैं कि एम्बेसडर भी होते हैं। तो इनके बीच में जब चुनाव आयोग पहुंचता है तो उसका महत्व इस बात में और बढ़ जाता है कि उस पूरे विजिट के दौरान उस प्रोसेस को भी बताने के लिए उनके साथ मौजूद रहेगा जिस प्रोसेस के तहत ये चुनाव होते हैं। हम जानते हैं कि ईवीएम, वीवीपैट और जो भी पूरे के पूरे प्रोसेस है, चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनता को बतानी होती हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें युवाओं को बताया जाए और युवा चूँकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसको यहाँ पर ये देखना होगा कि चुनाव आयोग एक तरीके से इनके बीच में पहुंचकर उस इलेक्टोरल प्रोसेस को समझाने की जो प्रक्रिया है उसको जो यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। हम जानते हैं कि स्वीप के माध्यम से चुनाव आयोग हमेशा से मतदाता जागरूकता अभियान बना के रखता है और अब ये जो इलेक्टोरल लिटरेसी मिशन है ये एक नया प्रयोग के तौर पर भी देखा जाएगा, जब युवाओं के बीच में एक नई अप्रोच के साथ चुनाव आयोग, ख़ासतौर से जो कहा जा रहा है कि जेनजीज आजकल बहुत एक्टिव हैं और वो लोकतंत्र में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनके बीच में आयोग का पहुंचना दोनों ही पक्षों को मजबूत करेगा। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रोसेस को, दूसरी तरफ जो मतदाता के रूप में शामिल होंगे और युवाओं के सोच को। जी बिल्कुल, युवाओं को सोच को एक नया आयाम यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब सीईसी खुद उनसे संवाद करेंगे तो कई पहलू निकलकर सामने आएंगे और साथ ही साथ इलेक्टोरल लिटरेसी मिशन के साथ जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गए तो अपने आप में ये एक नई पहल इलेक्शन कमीशन की नजर आ रही है। विकास और ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबर होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ईरान पर दबाव बढ़ाने के क्रम में अमेरिका ने तेहरान पर आज से नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की चेतावनी दे रखी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर इतिहास की सबसे सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। इस संबंध में स्कॉट आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हालांकि ईरान से किसी भी धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों की धमकी को हताशा का संकेत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि नए प्रस्तावित उपाय तेहरान को हराने में नाकाम रहेंगे। साथ ही ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक जंग में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश को तेहरान दुश्मन मानेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ऐसे देशों से बातचीत करेगा और उन्हें इस झगड़े से दूर रहने के लिए कहेगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वे मना करते हैं तो तेहरान उनके हितों पर हमला करेगा और अगर आसपास के देश अमेरिका की घेराबंदी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी एक्सपोर्ट नहीं करने देगा।
दरअसल आपको बता दें कि लगभग 6 महीने की जंग के बाद भी तेहरान अपनी बात पर डटा हुआ है। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग लगभग रोक दी है, जिससे दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि न्याय और सम्मान पर आधारित समाधान खोजने के लिए वॉशिंगटन को ईरान से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अब नए प्रतिबंधों की धमकी दी है। और ये प्रतिबंध और कुछ नहीं, ये आर्थिक प्रतिबंध है, जिसको लेकर अब अमेरिका यहां ईरान को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर ईरान की जवाब की बात करें तो ईरान यहां झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से साफ कहना है कि ईरान अपनी बात पर डटा हुआ है और अगर बातचीत करनी है तो सम्मानपूर्वक आकर कीजिए। और साथ ही साथ ये भी चेतावनी तेहरान की तरफ से आई है कि अगर कोई देश ईरान की अमेरिका की मदद करता है तो ईरान उसको भी बख्शेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान का यहाँ पे क्या जवाब मिल रहा है। धमकियों से नहीं झुकने वाला ईरान, ये साफ तौर पर कहना है ईरान का। और पड़ोसी देशों को भी यहाँ अल्टीमेटम दिया है, यानी कि जो अमेरिका की मदद करेगा वो ईरान ने कहा है वो हमारा भी दुश्मन होगा। यूएस का साथ देने वालों को हम दुश्मन मानेंगे और फिर उनके हितों पर हम हमला करेंगे। और वो हित होंगे कहीं ना कहीं ईरान के पास जो सबसे बड़ी एसेट है वो है तेल, वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। यहाँ ईरान ने धमकी दी है कि हम एक तेल की बूंद भी नहीं देंगे। और हॉर्मुज़ को लेकर भी यहाँ बड़ी धमकी देता हुआ ईरान यहाँ नजर आ रहा है। तेल की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे यहाँ अगर जो अमेरिका का साथ यहाँ देता है। साथ ही साथ यहाँ पर ईरान ने धमकी भरे लिहाज में ये भी कहा है कि अमेरिका को अगर बात करनी है तो आप आइए और सम्मानपूर्वक बात करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स लाइव में। बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कोलंबो के सिहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 389 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। सारांश जैन 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 43 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हो गए। और अब बात कर लेते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने फाइनल में जगह बनाने की अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है। अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 6 और अंक की जरूरत है। अब सेमीफाइनल मुकाबले में 2 रैपिड और 4 बिल्ड्स गेम बाकी है। रैपिड में जीत के लिए 4 अंक और बिल्ड्स में 2 अंक मिलते हैं। ऐसे में प्रज्ञानंदा की मौजूदा बढ़त उन्हें फाइनल में पहुंचने का मजबूत दावेदार बनाती है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के फैबियानो कैरुआना ने और उनके हमवतन वेस्ली सो के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। ईस्ट बंगाल एफसी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एक बड़ी कामयाबी उपलब्धि हासिल कर ली है। रविवार को मलेशिया के सबा एफए को 2-0 से हराकर ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार एएफसी महिला चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही वे यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे, जहां राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उनका भव्य स्वागत किया। वे मुसुनूरू में देश के पहले गैर जीएमओ पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का शुभारंभ करेंगे और 8 राज्यों के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा का समय बढ़ा दिया है। अब महिलाएं 27 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक मुफ्त सफर कर सकेंगी। देश में H1N1 वायरस को लेकर आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसके किसी नए स्ट्रेन की पहचान नहीं हुई है। वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराएं नहीं।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए देश में 36 लाख टन चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसके अगले दशक में 40 से 45 अरब डॉलर होने का अनुमान है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड लुढ़क कर 93.17 डॉलर और WTI 85.86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनार्की में हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा में 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अंतिम मैच गोल रहित ड्रॉ खेलकर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार क्या हरे निशान या फिर लाल निशान के साथ खुला है। हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि आज का मार्केट क्या कुछ इशारा कर रहा है। निफ्टी बताए, सेंसेक्स बताए, वो कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले आइए आपको सराफा बाजार का हाल बता देते हैं। सोना चांदी का भाव इस समय अगर सोने की बात करें तो 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,62,444 पर यहाँ कर रहा है ट्रेड। और उसके बाद अगर चांदी की कीमत में बताएं तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली है। 2,46,360 पर यहाँ चांदी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको शेयर मार्केट का हाल बताते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी और सेंसेक्स क्या यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली है। हफ्ते की शुरुआत हुई है और अगर यहाँ की बात करें तो लाल निशान यानी कि यहाँ गिरावट देखने को मिली है। यहाँ घाटे के साथ खुला है सेंसेक्स, वही 77,364.80 पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी 55.05 अंकों की गिरावट के साथ 24,196.95 पर कारोबार कर रहा है निफ्टी 50 और 57,413.05 पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। यहाँ तीनों की बात करें तो यहाँ लाल निशान के साथ खुले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं आप ये देवघर, काशी और अयोध्या की तस्वीरें, जहां भक्तों की भारी भीड़ है। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है यहाँ और शिवालयों पर यहाँ उत्साह नजर आ रहा है, उत्सुकता नजर आ रही है। जलाभिषेक करने के लिए लाखों भक्त यहाँ मंदिर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में यहाँ मंदिरों में भारी भीड़ आज देखने को मिल रही है। कतारबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से यहाँ हाथों में कलश लिए और फूल माला लिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक यहाँ भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस समय शिवालय गुंजायमान है। देवघर, काशी, अयोध्या की तस्वीरें देख रहे हैं आप। फूल माला चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर और फल चढ़ाकर यहाँ भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। सावन का अंतिम सोमवार है आज और ऐसे में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देवघर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां भारी भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। और अगर बात करें कल रात से ही यहाँ भीड़ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुजूम देख रहा है यहाँ भक्तों का। नागेश्वर नाथ मंदिर की ये तस्वीरें, अयोध्या की तस्वीरें, यहाँ पर भी भक्तों का जो तांता है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जैसे ही यहाँ पर कपाट खोले गए, भक्तों की भीड़ शिवालयों में जा पहुँची। और ये काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर फूलों से सजाया गया है। और मंदिर की रूप और सज्जा देखकर ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें और खूबसूरत मंदिर देखने को मिल रही हैं। और ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद के मंदिर की ये तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दूध जल चढ़ाकर यहाँ शिवालयों पर भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। और रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी किया है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और संकल्प का पर्व बताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, रक्षाबंधन भाई की कलाई पर बंधने वाला रक्षा सूत्र मात्र नहीं, अपितु स्नेह, विश्वास और संकल्प का पावन पर्व है जो परिवार को जोड़ता है, समाज में आत्मीयता जगाता है, साथ ही बहन बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति अपने दायित्व का स्मरण कराता है।
रक्षा का यही भाव एक संवेदनशील सरकार के संकल्प में भी दिखाई देता है। हमारी सरकार ने विगत 9.5 सालों में बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आप सबसे आग्रह है कि रक्षा सूत्र के संकल्प को अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लें। सुरक्षा बल, पुलिसकर्मियों और आपदा राहत कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें प्रति अपनत्व और कृतज्ञता प्रकट करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्मित राखियों और उपहारों को प्राथमिकता दें। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।